क्वांटम कंप्यूटिंग। ये शब्द अब सिर्फ आप कह सकते हैं वैज्ञानिकों की चर्चाओं तक ही सीमित नहीं रहा है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो साफ बताते हैं कि ये एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, काफी पैसा लग रहा है इसमें और वाकई में प्रगति भी हो रही है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है क्वांटम की दुनिया में। हाल में गूगल के विलो प्रोसेसर की खबर आई थी, एरर करेक्शन में कुछ बड़ा किया है उन्होंने, और दुनिया भर की सरकारें भी मतलब भारी निवेश कर रही हैं। तो क्या ये कोई संकेत है कि क्वांटम कंप्यूटिंग अब एक नए मोड़ पर आ गया है? बिल्कुल बिल्कुल, स्रोत तो यही इशारा कर रहे हैं। देखिए, ये अब सिर्फ प्रयोगशाला की चीज नहीं रही है। आप आज क्लाउड के जरिए क्वांटम कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचिए। अच्छा। हाँ, और एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है इसके आसपास। मतलब हार्डवेयर बनाने वाले, सॉफ्टवेयर वाले, इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप्स। ये सब दिखाता है कि एक तरफ तो तकनीक आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ देश इसमें बढ़त बनाना चाहते हैं। ये एक रणनीतिक दौड़ भी है। रणनीतिक दौड़। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इस जटिल लगने वाले विषय को थोड़ा खोलते हैं। सरकारी निवेश की बात करें, यूके 500 मिलियन लगा रहा है। भारत ने भी, हमने सुना, 6000 करोड़ से ज्यादा के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। ये रकम तो बहुत बड़ी लगती है, पर इसका रणनीतिक महत्व क्या है? सिर्फ पैसा लगाना है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ फंड की बात नहीं है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि सरकारें इसे एआई या इंटरनेट जितनी ही महत्वपूर्ण तकनीक मान रही हैं। ये भविष्य की अर्थव्यवस्था और जाहिर है सुरक्षा के लिए एक जरूरी दाव है। एक तरह से वैश्विक तकनीकी दौड़ में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश। जैसे पहले स्पेस रेस थी या सेमीकंडक्टर रेस? बिल्कुल वैसा ही। और जो भारत में आईएसआईसी बेंगलोर और आईआईटी मद्रास जैसे संस्थानों में हब बन रहे हैं, वो इसी रणनीति का हिस्सा हैं। टैलेंट और रिसर्च को एक जगह लाना। और सिर्फ सरकारें ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी जोर लगा रहा है। अभी हाल ही में IonQ ने ऑक्सफोर्ड आयोनिक्स को खरीदा, करीब $1.1 बिलियन में। इस तरह के बड़े सौदे क्या बताते हैं? क्या इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो रही है? हाँ, ये एक संकेत तो है कि बाजार में जो खिलाड़ी हैं वो जम रहे हैं। अपनी खास तकनीक, जैसे IonQ की ट्रैप्ड आयन तकनीक है, उसे और मजबूत कर रहे हैं इस अधिग्रहण से। और साथ ही ये भी देखिए कि D-Wave जैसी कंपनियां दक्षिण कोरिया में अपने सिस्टम लगा रही हैं। और दवा कंपनी मर्क, जो इतनी बड़ी कंपनी है, वो नई दवाओं की खोज के लिए IonQ के साथ काम कर रही है। तो अहम बात यह है कि स्थापित कंपनियां अब क्वांटम को सिर्फ एक प्रयोग की तरह नहीं देख रही, वो इसे अपने कोर R&D को तेज करने के लिए अपना रही हैं। ये एक तरह की परिपक्वता दिखा रहा है। सही कहा। अब आते हैं हार्डवेयर पर। यहाँ चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। गूगल के विलो प्रोसेसर का जिक्र बार बार आता है, 105 क्यूबिट्स, और कहा जा रहा है कि ये कुछ गणनाएं क्लासिकल सुपरकंप्यूटर से खरबों गुना तेज कर सकता है। क्या ये सच है? देखिए, वो रफ्तार तो वाकई चौंकाने वाली है, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि असली कहानी सिर्फ रफ्तार की नहीं है। विलो ने जो एरर करेक्शन में प्रगति दिखाई है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बहुत हैं। अच्छा, तो सिर्फ स्पीड ही नहीं? नहीं, और ये अकेली तकनीक भी नहीं है। IonQ और हनीवेल के ट्रैप्ड आयन सिस्टम हैं, वो ज्यादा स्थिर माने जाते हैं, मतलब गणना ज्यादा सटीक करते हैं। फिर साइक्वांटम जैसी कंपनियां फोटोनिक क्यूबिट्स पर काम कर रही हैं, यानी प्रकाश कणों पर आधारित। उनका लक्ष्य है बड़े पैमाने पर दोष सहिष्णु सिस्टम बनाना। और वो D-Wave वाले? हाँ, D-Wave के क्वांटम इनीलर हैं। वो एक अलग तरह की क्वांटम प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर ऑप्टिमाइजेशन समस्याओं के सबसे अच्छे समाधान खोजने के लिए। तो हर तकनीक के अपने फायदे हैं और अपनी चुनौतियां हैं। अभी कोई एक विजेता नहीं है। ठीक है। तो इतनी शक्तिशाली मशीनें बन तो रही हैं अलग अलग तरीकों से, लेकिन आम डेवलपर या कंपनियां इन तक पहुंचेंगी कैसे? ये तो बहुत महंगी और जटिल होंगी। बिल्कुल सही सवाल है, और यहीं पर क्लाउड प्लेटफॉर्म तस्वीर में आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्वांटम है, Amazon ब्रैकेट है, गूगल क्वांटम AI। ये सब क्या करते हैं कि डेवलपर्स को अलग अलग तरह के क्वांटम हार्डवेयर तक पहुंच देते हैं। आपको खुद का महंगा सेटअप लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो ये सिर्फ हार्डवेयर किराए पर देने जैसा है? नहीं, उससे ज्यादा है। ये प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स और दूसरे टूल भी देते हैं। इनसे क्वांटम एल्गोरिदम बनाना, उसे टेस्ट करना, ये सब आसान हो जाता है। तो कंपनियां कम जोखिम के साथ क्वांटम की क्षमताएं परख सकती हैं। ये पूरे इकोसिस्टम को एक तरह से बढ़ावा दे रहा है। समझ गए। तो अब बात करते हैं कि इनका इस्तेमाल असल में कहाँ हो रहा है। दवा खोज का जिक्र आपने किया था। हाँ, वो एक प्रमुख क्षेत्र है।
स्रोत बताते हैं कि मर्क जैसी कंपनियां इसका इस्तेमाल अणुओं के व्यवहार को समझने के लिए कर रही हैं, जैसे प्रोटीन कैसे मुड़ते हैं या नई दवा किसी मॉलिक्यूल के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगी। क्वांटम सिमुलेशन से ये सब समझना आसान हो सकता है और इससे दवा बनाने की प्रक्रिया जो सालों लेती है वो शायद छोटी हो जाए। सालों से कुछ महीनों या हफ्तों में। बिल्कुल। ये तो क्रांति जैसा होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। और दवा के अलावा और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? फाइनेंशियल सर्विसेज में कंपनियां बेहतर पोर्टफोलियो बनाने और जोखिम का सही आकलन करने के लिए क्वांटम एल्गोरिदम पर नजर रख रही हैं। लॉजिस्टिक्स में सप्लाई चेन को और बेहतर बनाने के लिए, मतलब सबसे छोटा रास्ता खोजना या सामान को सबसे कुशलता से कैसे पहुंचाएं। और एक और दिलचस्प चीज है, सुरक्षित कम्युनिकेशन, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्यूकेडी। क्यूकेडी ये क्या है? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, इसका इस्तेमाल सैमसंग के कुछ फोन और चीन टेलीकॉम जैसी कंपनियां कर रही हैं। ये क्वांटम भौतिकी के नो क्लोनिंग सिद्धांत पर आधारित है। मतलब अगर कोई आपकी बातचीत सुनने की कोशिश करे तो क्वांटम स्टेट बदल जाएगा और आपको पता चल जाएगा। इससे संदेश को कॉपी करना लगभग असंभव हो जाता है। वाह, ये तो कमाल है। हाँ। तो प्रगति तो तेज लग रही है, लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। हम अक्सर सुनते हैं NISQ युग के बारे में, नॉइजी इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम। इसका क्या मतलब है? निस्क, हाँ, इसका सीधा मतलब है कि आज के जो क्वांटम कंप्यूटर हैं उनमें जो क्यूबिट्स होते हैं, क्वांटम बिट्स, वो बहुत नाजुक और अस्थिर होते हैं। गणनाओं में बहुत शोर या गलतियां आ जाती हैं। इंटरमीडिएट स्केल मतलब क्यूबिट्स की संख्या अभी हजारों या लाखों में नहीं है, जो असल में जटिल समस्याओं के लिए चाहिए। तो हम अभी भी पूरी तरह दोष सहिष्णु फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर से दूर हैं। ऐसे कंप्यूटर जो अपनी गलतियां खुद ठीक कर सकें। और ये दोष सहिष्णु कंप्यूटर कब तक बन पाएंगे? हम सुनते हैं कि कंपनियां हजारों क्यूबिट्स बनाने का लक्ष्य रख रही हैं, जैसे IBM का 2025 तक 4000 क्यूबिट सिस्टम का लक्ष्य है। क्या सिर्फ क्यूबिट्स की संख्या बढ़ाना ही समाधान है? नहीं, संख्या जरूरी है पर अकेली काफी नहीं है। देखिए, असली चुनौती है क्यूबिट्स की गुणवत्ता और स्थिरता, उनकी कोहेरेंस टाइम, यानी वो कितनी देर तक क्वांटम स्टेट में रह सकते हैं। दोष सहिष्णु कंप्यूटिंग के लिए हमें बहुत बहुत कम एरर रेट चाहिए, शायद 10 तरह से भी कम, और हजारों लॉजिकल क्यूबिट्स। लॉजिकल क्यूबिट्स? लॉजिकल क्यूबिट्स असल में कई सारे फिजिकल, थोड़े कम स्थिर क्यूबिट से मिलकर बनते हैं और वो मिलकर एक ज्यादा स्थिर, भरोसेमंद क्यूबिट की तरह काम करते हैं। ये बनाना बहुत मुश्किल है और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां हैं, उन्हें बेहद ठंडा रखना पड़ता है, कुशल लोगों की कमी है। तो हाँ, IBM का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तस्वीर ये उभरती है कि क्वांटम कंप्यूटिंग एक बेहद रोमांचक मोड़ पर तो है। निवेश आ रहा है, सरकारें और कंपनियां गंभीर हैं, तकनीक बेहतर हो रही है और वास्तविक उपयोग के कुछ मामले सामने आने लगे हैं। लेकिन पूरी क्षमता तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। NISQ से फॉल्ट टॉलरेंट तक का सफर लंबा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत यही संकेत देते हैं। अगले कुछ सालों में, शायद 5 सालों में, हमें कुछ खास क्षेत्रों में, जैसे दवा खोज, मटेरियल साइंस और ऑप्टिमाइजेशन में क्वांटम से असल फायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पूरे इकोसिस्टम का एक साथ विकास करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आज की इस गहरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, जब क्वांटम कंप्यूटिंग अपनी पूरी ताकत में आ जाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के साथ मिलेगी, तो ये दोनों मिलकर समस्याओं को हल करने की कैसी अभूतपूर्व क्षमताएं खोल सकती हैं। विज्ञान और उद्योग कहां तक जा सकते हैं, शायद ऐसी जगहों तक जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते।